अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का पाठ 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हम आज शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत भाषण, ये जो लेसन है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था और उस वक्त जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों के, उस वक्त इन्होंने ये सार्वजनिक सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने ये भाषण दिया था। तो उसी को इसमें पाठ के रूप में हम पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत भाषण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का बहुचर्चित भाषण है। बहुचर्चित यानी कि बहुत ही फेमस था ये वाला। उन्होंने जो जितने भी भाषण दिए उनमें से ये बहुत ही फेमस भाषण था। इसमें उन्होंने पराधीन भारतीयों को ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा आपने सुना होगा, बहुत फेमस था। पराधीन यानी कि जो गुलाम भारतीय थे, उनको ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज यानी कि स्वतंत्र भारत में रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना भर दी थी। तिलक जी का मानना था कि जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई भी शस्त्र, आग, जल का भयंकर रूप या आंधी समाप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो अब आइए थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हैं। इनका जन्म दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 मुंबई, महाराष्ट्र में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और एक प्रसिद्ध वकील भी थे। इन्होंने देश के पहले ऐसे स्वतंत्र सेनानी रहे हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी थी। प्रमुख इनकी कृतियां हैं गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज के अधिकार को आत्मा की तरह अजर और अमर बताया है। जिस तरह से हमारा शरीर तो मर जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वह अजर और अमर है, वह कभी भी नहीं मरती। उसी तरीके से इन्होंने बताया है जो स्वराज का अधिकार है वह भी उस आत्मा की तरह है, वह ना कभी मरेगा और ना ही ये हमेशा अजर और अमर रहेगा। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो आइए ये पाठ शुरू करते हैं। पाठ 7 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पेज नंबर 42। आइए शुरू करते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह से जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने के से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी क्या बोल रहे हैं कि मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरा उत्साह जो मेरे देश को स्वतंत्र कराने का है वह अभी भी बहुत जवानों की तरह है। मेरा जो उत्साह है, मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। जो आप देखते हैं ना, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो मन से भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी बोल रहे हैं कि मेरा शरीर ज़रूर बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं मन से अभी भी जवान हूँ। युवावस्था का जो ये विशेषाधिकार है मेरे अंदर, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। अपनी जो मेरी विचार शक्ति है उसको और सबल यानी कि बलवती, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने से मैं इनकार करना नहीं चाहता। यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं अपनी इस विचार शक्ति को इनकार करता हूँ तो मुझे यह स्वीकार करने का समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह प्रस्ताव यानी कि स्वराज जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें अपने देश को आज़ादी दिलानी चाहिए, मुझे इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसीलिए हमें अपनी विचार शक्ति को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को, अपने मन में उत्साह जगाना है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है।
और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकती, कोई आग इसे जला नहीं सकती और कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। तो देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी अपने भाषण में लोगों को क्या बोल रहे हैं कि अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। यानी मैं जो शरीर से बूढ़ा हूँ, लेकिन मेरे अंदर की जो भावना है वो युवा लोगों की भांति है। मेरा शरीर बूढ़ा जर्जर यानी कि कमज़ोर, मेरा शरीर जो है वह बूढ़ा जर्जर हो सकता है और एक दिन नष्ट भी हो सकता है, परंतु मेरे अंदर जो आत्मा है वह अमर है। और उसी प्रकार हमारी होम रूल यानी कि एक ऐतिहासिक आंदोलन था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वही होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, यानी कि उसको आज़ादी दिलाने में बहुत ही स्लो मोशन में काम हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वह हमारी कैसी है? हमारे देश को आज़ाद कराने की जो भावना है हमारे अंदर, वह कैसी है? अमर और अविनाशी है, हमारे आत्मा की ही भांति। अविनाशी यानी जिसका कभी भी विनाश ना हो, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। और ये जो हमारे अंदर भावना है अमर और अविनाशी की, वही हमें एक दिन स्वतंत्रता ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए। एकाकार यानी कि एक होने की दशा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, जागृत यानी जगी हुई है ये भावना, मैं बूढ़ा कभी नहीं हो सकता हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकती। मेरे अंदर जो ये भावना है, कोई भी हथियार इस भावना को, इस फीलिंग को काट नहीं सकता, और कोई भी आग इस भावना को जला नहीं सकती, कोई जल इससे भिगो नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं, आपने देखा होगा जब भाषण देते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिनिस्टर लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी बैठते हैं और आम जनता भी उन भाषण सुनती है। तो वहाँ पर पुलिस अधीक्षक बहुत सारे लोग बैठे थे, तो वे उनको भी बता रहे हैं मेरा जो ये सिद्धांत है, मेरी जो ये फीलिंग है, मैं घोषणा करता हूँ कि पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं वे भी मेरे सामने भी, मैं उनके सामने भी ये घोषणा करता हूँ कि कलेक्टर के सामने भी ये सब घोषणा करता हूँ जिन्हें इस सभा में मैंने ही आमंत्रित किया था। और आशुलिपि यानी कि संकेत लिपि लेखक जो हमारे भाषणों को नोट्स लेने में व्यस्त हैं, उनके सामने भी यह घोषणा करता हूँ। हम स्वशासन यानी कि स्वयं शासन करने की हमें जो पूरा अधिकार है उसको बोलते हैं स्वशासन। तो हम स्वशासन चाहते हैं, यानी हमें अपने देश में रहने का खुद अधिकार, हमें खुद अपने देश का शासन चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यह सब हम घोषणा आपके सामने करते हैं। जिस विज्ञान की परिणति यानी कि पुष्टि, जिस विज्ञान की पुष्टि स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, ना कि वह जिसकी परिणति दास्ता में, यानी कि दास्ता यानी कि गुलामी। तो अभी हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ये उस समय भाषण में बोल रहे थे, अभी हम कैसा जीवन जी रहे हैं, दास्ता का, गुलामी का। तो हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेदों में है। ठीक है, आगे देखिए, शुरू करते हैं। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। वो सब लोगों को बोल रहे हैं, जितने लोग भाषण सुन रहे हैं, कि आप जिस तरीके से मेरे पास एक आत्मा है, आप सबके पास भी एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जो आपके सामने पड़ा हुआ है। किस किस चीज़ का पर्दा पड़ा हुआ है आपके सामने? जैसे जिसे अज्ञानी, कुचक्री, अज्ञानी यानी कि मूर्ख, कुचक्री यानी कि जो दूसरों के बुरा करने की सोचता है, और स्वार्थी यानी सेल्फिश होना। तो ऐसे लोगों ने आपकी आंखों में पर्दा डाल दिया है, मैं उस पर्दे को हटाना चाहता हूँ। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला देवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, दास्ता यानी कि गुलामी। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। नैतिक यानी कि नीति संबंधी और औचित्य यानी कि उपयुक्तता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है
ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यानी जिस तरह की दास्ता, गुलामी और इस तरह की बात को जो उपयुक्त बताता है, उचित ठहराता है, ईश्वर यानी भगवान की दृष्टि में वह पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता है। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का ही एक अंग है। जो राजनीति हम कर रहे हैं और जो धर्म है, ये हमारे शिक्षा का ही एक रूप है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न यानी कि अलग। तो धार्मिक और राजनीतिक जो शिक्षाएं हैं वह अलग नहीं हैं, भिन्न नहीं हैं। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसी प्रतीत हो रही है। विदेशी शासन उस वक्त किसका था? ब्रिटिश शासन था। तो इसीलिए हमें ये ऐसी प्रतीत हो रही है, यानी दिखाई दे रही हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हुए हैं। अब आगे देखिए, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंग्लैंड भारत की सहायता से ही बेल्जियम जैसे छोटे से देश को भी उसने सपोर्ट किया था, उसको संरक्षण दिया था, उसकी काफ़ी हेल्प करी थी। फिर वह कैसे कह सकते हैं कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हमें दोष देखते हैं, यानी हमें गलतियाँ देखते हैं, हमें नीचा समझते हैं, वे लोभी प्रकृति के लोग होते हैं। लोभी यानी सेल्फिश नेचर वाले लोग होते हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने भी तो कितनी गलतियां करी, गॉड भी ऐसे है वैसे है, उनमें भी गलतियां देखते हैं। तो ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो लोग ईश्वर में भी गलतियां देखते हैं तो हम तो उनके लिए इंसान हैं। तो जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने राष्ट्र की जो आत्मा की रक्षा है उसे करने के लिए कठोर प्रयास करना चाहिए। प्रयास यानी प्रयत्न, हमें कठोर से कठोर प्रयास करना चाहिए। उसने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश के हित छुपा है। तो हमारे अंदर जो जन्मसिद्ध अधिकार की जो ये भावना मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसी से हमारे देश की रक्षा होगी। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया था। अब आगे देखिए, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। कृत संकल्प यानी कि जिसने पक्का संकल्प किया हो, पक्का इरादा किया हो। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही क्यों ना ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा ही किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास ना कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव, संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। तो देखिए, तो इन्होंने क्या बोला है, जो प्रांतीय सम्मेलन, प्रांतीय यानी कि एक प्रांत का जो सम्मेलन होते हैं वो कांग्रेस सरकार की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है और उसी सम्मेलनों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम जो इस प्रस्ताव के द्वारा कार्य बताए जा रहे हैं उसको करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, यानी कि हमने पक्का इरादा कर लिया है। चाहे ऐसे प्रयास के हमें मरुभूमि यानी कि रेगिस्तान या बंजर भूमि या हमें मरुस्थल में ही क्यों ना ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, अज्ञातवास यानी कि गुप्तवास, चाहे हमें अज्ञातवास में ही क्यों ना रहना पड़े, चाहे हमें कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, या अंत में हमें चाहे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र जी ने भी तो ऐसा ही किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास ना कराएं। तो बाल गंगाधर तिलक जी बोल रहे हैं, हमें इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए चाहे कितने भी कठिन परिश्रम, कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, हमें इसके लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। और मेरे इस प्रस्ताव को केवल आप लोग तालियां बजाकर पास ना कराएं, बल्कि मेरे साथ इस प्रतिज्ञा लें, यानी कि मेरे साथ एक प्रॉमिस करें कि आप उसके लिए काम करेंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ, वैसे आप लोग भी उसमें काम करेंगे।
हम सभी संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार, विधि सम्मत यानी विधि के अनुसार, तो हम सभी संभव संविधान के अनुसार और विधि के अनुसार जो तरीके हैं उन्हीं से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। यानी हम गलत तरीके से काम नहीं करेंगे। जो हमारे संविधान में तरीके दिए हुए हैं, जो विधि के अनुसार तरीके दिए हुए हैं, हम उन्हीं के अनुसार काम करेंगे, गलत तरीके से काम नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रयत्न करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। तो देखिए जॉर्ज ने खुलकर, जॉर्ज कौन थे? उनके एक कमांडर थे तो ब्रिटिश सरकार के। तो जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना अब इंग्लैंड चल नहीं सकता। यानी इंग्लैंड को भारत के लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिना उसके इंग्लैंड चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। धारणा यानी कि जो उनके विचार हैं उनको बदलना होगा। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। रणभूमि यानी कि जो उस टाइम में बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी, उसमें भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई थी और अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के जो लोग हैं वे अपनी जान देने को भी तैयार हो सकते हैं। हमारे इरादे इतने पक्के हैं कि हम अपने प्रस्ताव या जो मन में हम ठान लेते हैं उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट ख़त्म होता है। इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए और इससे रिलेटेड जो मैं आपको PDF भेज रही हूँ हिंदी क्लास 4 कॉपी में इसको लिखकर अच्छे से लर्न करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।